सबसे पहले तो देखो बात कर लेते हैं GRF अड्डा ऐप के बारे में। अगर आपने GRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो GRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे आपको नेट सेट PhD एंट्रेंस इन सब की प्रिपरेशन है जो आपको करवाई जाएगी, जहाँ पे डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलेंगे। साथ में दोस्तों, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सारे के सारे पेपर 2 हैं जो अवेलेबल हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर आप अर्ली बर्ड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको तैयार करवाए जाएंगे, जहां पे वीडियो लेक्चर्स, PYQ सॉल्यूशन, हैंडबुक, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं। अगर आप हिस्ट्री पेपर 2 ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे कंप्लीट पेपर 2 का सिलेबस है जो आपको करवाया जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है गाइस, वो है आपका हायर एजुकेशन के जो कमीशन एंड कमिटीज है, आजादी से पहले और आजादी के बाद में, यानी प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस आपके जो कमीशन एंड कमिटीज हैं, उनको आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। और अगर हम एग्जाम की बात करें, इस टॉपिक की बात करें, तो यहां से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। हर शिफ्ट में यहां से एक सवाल आपसे पूछा जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं गाइस जो हर साल आपके पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो गाइस, रिपीटेडली आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहीं से आपका सवाल है जो बनता है। थोड़ी लैंग्वेज चेंज की जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके वही रिपीट होते हैं इस टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेट JRF अच्छी मेरा टेलीग्राम चैनल है और मैं आपकी रेगुलर क्लासेस है दोस्तों, वो विजन JRF चैनल पर होती हैं। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने JRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो JRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए सब लोग, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द UGC नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, चलिए शुरू करें सेशन को। एक बार आप सब लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन सबके साथ में सेशन को शेयर करो, जिससे कि वो भी हमसे जुड़ पाए। अब देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो दूसरा जो टॉपिक है वो ये है आपका कि जो कमीशंस एंड कमिटीज है, और कमीशन और कमिटीज हैं आपका, वो आजादी से पहले भी पूछा जा सकता है और आजादी के बाद के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बात करें हम कमीशंस और कमिटीज की, तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम करेंगे कमीशंस, जितने भी आपके आयोग हैं, कमीशंस एंड कमिटीज, कमीशंस एंड कमिटीज, आयोग और जो आपकी समितियां हैं, उनको आज के सेशन में करेंगे। अब ये जो आयोग और समितियां हैं गाइस, ये आपकी प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों से आपके सवाल आते हैं। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों से आपके जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। यानी कि आजादी से पहले से भी, आजादी से पहले एवं आजादी के बाद, जो भी शिक्षा में जो विकास होता है, शिक्षा में जो डेवलपमेंट होता है, वो सब आपको पढ़ना है। एजुकेशन डेवलपमेंट। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ये काफी बड़ा टॉपिक है। वैसे हो सकता है कि आज कंप्लीट ना हो, इसको 2 दिन भी लग सकते हैं आपके। ठीक है, लेकिन ट्राई करते हैं आज इसको कंप्लीट करने की। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या गाइस, जितने भी आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अंग्रेज लोग जब भारत में आते हैं तो उस समय क्या क्या शिक्षा का विकास होता है, और अंग्रेज लोग भारत से चले जाते हैं उस समय शिक्षा का क्या क्या विकास होता है, वो सारी चीज इसमें पढ़ेंगे। हमारा जो पैटर्न रहेगा दोस्तों, इसमें थ्योरी प्लस PYQs प्लस इंपोर्टेंट MCQs। ठीक है,
ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपकी इसमें कवर रहेंगे आज के सेशन में। पहले थ्योरी करेंगे, फिर एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज करेंगे। ओके, चलो तो बात कर लेते हैं गाइस सबसे पहले कि भाई ब्रिटिश काल में यहां पे शिक्षा में कौन कौन से डेवलपमेंट है जो आपको देखने को मिलते हैं ब्रिटिश पीरियड में। तो ब्रिटिश पीरियड की मैं बात करूं तो गाइस आप देखते हैं ब्रिटिश पीरियड में यहां पे अगर मैं एक्ट और चार्टर की बात करूं, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड के एक्ट और चार्टर की बात करूं तो सबसे पहला जो एक्ट आपको देखने को मिलता है वो आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं आपको 1835 की मैकोले की मिनट है वो आएंगी आपकी। मैकोले की मिनट के बाद में आपको जो मेन चीजें देखने को मिलती हैं वो आपको वुड्स डिस्पैच 1854 वाला देखने को मिलता है। उसके बाद में हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 से 1883। उसके बाद में आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। उसके बाद में हम देखें आपका सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-1919, हार्टो कमिटी 1929, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937। उसके बाद में आपका सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 और 1947 में भारत आजाद हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो पहला कमीशन आएगा वो राधाकृष्ण कमीशन आएगा, ठीक है। उसके बाद में मुडलियार कमीशन आएगा, फिर आपकी पहली शिक्षा नीति आएगी, दूसरी शिक्षा नीति आएगी, है ना। उसके बाद में आपकी प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे कमीशन एंड कमिटीज हैं जो आपको प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में एग्जाम के लिए पढ़नी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्री इंडिपेंडेंस वाला, ठीक है, यानी आजादी से पहले की मैं बात करूं, आजादी से पहले शिक्षा का विकास। आजादी से पहले शिक्षा का विकास, एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट है जो आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे चलो एक सवाल पूछो आपसे, आप में से कितने लोग हैं जो एमसीक्यू के दीवाने हैं, मतलब जिनको एमसीक्यू चाहिए, और कितने लोग हैं जिनको थ्योरी चाहिए, एक बार मुझे बताओ सब लोग। एनटीए को लव, बहुत लव नहीं, बहुत ज्यादा लव है, मतलब अटूट प्रेम है इस टॉपिक से, क्योंकि यहां से आपका एक सवाल पूछा जाएगा। आपको एमसीक्यू करनी है, थ्योरी करनी है, एक बार बताइए मुझे। चलिए तो शुरू करते हैं, एक एक करके जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करते जाते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा गाइस, जब हम अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने यहां पे एजुकेशन का विकास किया क्यों, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि यहां पे जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग ने शिक्षा का विकास किया क्यों, है ना। इसके पीछे गाइस बहुत सारे कारण थे जो यहां पे होते हैं, अंग्रेजों की शिक्षा के पीछे देने के पीछे बहुत सारे कारण हैं जो होते हैं गाइस। लेकिन उससे पहले की हम बात करें तो यहां पे ब्रिटिश से पहले हमारे भारत का ओन एजुकेशनल सिस्टम होता था, जैसे गुरुकुल, मदरसास, जैसे हिंदू शिक्षा व्यवस्था जो होती थी वो गुरुकुल में होती थी आपकी शिक्षा व्यवस्था, और यहां पे इस्लामिक शिक्षा ये आपकी मदरसा में होती थी। ये ब्रिटिश आने के पहले व्यवस्था थी गाइस, याद रखिए। जैसे ब्रिटिश लोग भारत में आते हैं तो आधुनिक शिक्षा की यहां पे क्या होती है, शुरुआत होती है। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश लोग के आने से होती है। अब बात आती है कि भाई ये किया क्यों, विकास किया क्यों, शिक्षा का विकास अंग्रेजों ने यहां पे किया क्यों, उसके पीछे कारण देखते हैं गाइस। उसके पीछे कारण ये है, मैं आपको बताता हूं। अंग्रेज लोग को तो सब लोग जानते हो, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था के पीछे
मूल कारण के पीछे, मूल कारण यानी मेन रीजन क्या थे? देखो, अंग्रेज लोग यहां पे आए थे व्यापार करने के लिए, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गाइस कंपनी के माध्यम से वो यहां पे क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। ये व्यापार करने के लिए आए थे। अब व्यापार के लिए क्या चाहिए दोस्तों? आपको क्लर्क चाहिए, है ना, लेबर चाहिए यहां पे, और वो कैसी चाहिए आपको? पढ़ी लिखी, एजुकेटेड लेबर चाहिए, एजुकेटेड। और वो भी एजुकेटेड लेबर कैसी है आपकी? अंग्रेजी में एजुकेटेड। तो भाई इनका कोई यहां पे हमें शिक्षित करना मकसद नहीं था, इनका मकसद था व्यापार करना पहले तो, ठीक है। व्यापार के लिए आपको एक क्लर्क वगैरह, लेबर वगैरह चाहिए जो कि क्या हो? पढ़े लिखे हो, क्योंकि इंग्लैंड से लेके आएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। यहां पे सस्ते उनको मजदूर मिल जाते थे, सस्ते क्लर्क मिल जाते थे। इसके बाद में उनका मोटिव हुआ कि यहां पे क्या करना? रूल करना, शासन करना, रूल करना, शासन करना। अब इसके लिए दोस्तों यहां के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा इंफीरियर फील कराना जरूरी है, यानी कि वो ये बताना चाहते थे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था देखो बहुत अच्छी है और आपकी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब है, ठीक है, तो आप हमें फॉलो कीजिए, आप अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को फॉलो कीजिए। ये इसका मेन कारण था, ठीक है। तो एक तो इनको सस्ते क्लर्क चाहिए थे, एक इनको यहां पे शासन करना था, ठीक है। और बताओ इनका क्या कारण था? और ये लोग ऐसा सोचते थे कि हम लोग असभ्य लोग हैं, है ना। तो इनके जो बड़े दुष्ट लोग हुआ करते हैं, जैसे मैकोले जैसे लोग, तो मैकोले क्या बोलता है कि ये जो भारत के लोग हैं, मैं इनकी ऐसी नस्ल को पैदा करूंगा, ऐसी ब्रीड पैदा करूंगा कि ये दिखने में इनका ब्लड सब भारतीय हो, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो क्या बन जाए? अंग्रेजी बन जाए। तो इनका मेन मकसद क्या था? एंग्लासाइज करना यहाँ पे, ठीक है। एंग्लासाइज मतलब हमारी जो सोच है उसको क्या बनाना? अंग्रेजी बनाना, उसका यूरोपीयकरण करना। तो वो आज कर भी चुके हैं। यो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे, जिनके फ्रेंड हिंदी बोलते होंगे या मारवाड़ी या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज बोलते होंगे, उनको बहुत गवार समझते हैं, या जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छे कपड़े से सेंस मेरा है जो सिंपल कपड़े पहनते हैं उनको लोग गवार समझते हैं, है ना। जो सूट बूट पहनता है उसी को अच्छे समझते हैं। तो वो क्या है? वो यूरोपियन सोच है, वो अंग्रेजी सोच है जो अंग्रेज लोग यहाँ पे देके गए थे, ठीक है। तो बेसिकली उनका सपना क्या था? अपना सपना मनी मनी, ठीक है। उनका ओवरऑल शिक्षा व्यवस्था के पीछे क्या कारण था? अपना सपना मनी मनी, बस यही उनका मेन मोटिव था। प्रॉफिट में से प्रॉफिट कमाना चाहते थे, प्रॉफिट में से प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं गाइस? कि हमें इंग्लैंड से कुछ नहीं लाना पड़े, इंग्लैंड से कोई क्लर्क नहीं लाने पड़े, इंग्लैंड से कोई मजदूर नहीं लाने पड़े, इन्हीं लोगों को अंग्रेजी सिखाओ और इन्हीं को ही क्लर्क बना दो यहां पे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रॉफिट में से प्रॉफिट कैसे होगा? अंग्रेज लोग आने से पहले हम क्या पहनते थे? हम धोती कुर्ता पहनते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे। अंग्रेज लोग ने आके बोला कि नहीं ये अच्छे कपड़े नहीं है, सूट बूट पहने, आप टाई बेल्ट पहनो, है ना, आप रिबोक नाइकी के शूज पहनो, है ना। ये सब जो है आप क्या, है ना, जो यूरोप से जो कल्चर लेके आए, वो कल्चर के पीछे भी यही कारण था कि उनका व्यापार बढ़े, उनके प्रोडक्ट्स हम खरीदे। उसके लिए उनको क्या करना है? अंग्रेजी शिक्षा लेके आनी है। तो पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए गाइस कि अंग्रेजी शिक्षा के पीछे मूल कारण क्या थे। सबको क्लियर हो गया? एवरीवन, ये सबको क्लियर है कि अंग्रेज लोग यहां पे शिक्षा व्यवस्था क्यों लेके आए थे? इसलिए लेके आए थे। अब बात आती है कि उन्होंने स्टार्टिंग में कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिनको एस्टेब्लिश किया। तो गाइस यहां पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए वो आपके 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे। पहला कलकत्ता मदरसा, दूसरा आपका संस्कृत कॉलेज, और तीसरा है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। हम बात करें दोस्तों कलकत्ता मदरसा की, तो इसकी जो स्थापना है वो वॉरेन हास्टिंग के द्वारा की गई थी। वॉरेन हास्टिंग,
वॉरेन हास्टिंग के द्वारा इसकी स्थापना है वो की गई थी। और मैं बात करूं संस्कृत कॉलेज की, संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सब लोग। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताओ, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये भी बताएं सब लोग जल्दी जल्दी, और इनका ईयर भी बताओ। देखो यहां पे हम बात करते हैं गाइस, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में, ठीक है, वॉरेन हास्टिंग के द्वारा। संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना थी, ठीक है, वो 1791 में, ठीक है। फोर्ट विलियम की जो स्थापना थी वो 1800 में, ठीक है। बात वेरी गुड, किसने आंसर दिया है, सुलेखा ने आंसर दिया है, वेरी गुड। बाकी लोग नहीं है क्लास में, कविता सुलेखा यही है क्लास में, और लोग नहीं हो आप, ठीक है। तो जोनाथन डंकन, फोर्ट विलियम की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों एक चीज और याद रखनी है यहां पे आपको छोटी सी, वो आप नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, कि यहां पे आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की जाती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा इसकी जो स्थापना है वो आपकी की जाती है। ये सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए एज इट इज, ठीक है। तो ये याद रखिए, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हास्टिंग 1781, किस लिए, मुस्लिम लॉ और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन, बनारस में 1791 में, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली 1800 में फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कलकत्ता मदरसा हो गया डन, ठीक है। संस्कृत कॉलेज डन, बनारस में जोनाथन डंकन। थर्ड नंबर पे फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली, डन, ठीक है। तो तीनों हो गया। अब देखो ये हमने पढ़ ही लिया है कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा की पहल क्यों की, इसके पीछे तो आप सबको पता ही लग गया होगा, ठीक है। ये तो पता ही लग गया होगा कि भाई भारत में किसी देश में आपको शासन करना है तो उस देश की लोगों की सोच के ऊपर आपको शासन करना पड़ेगा, है ना। उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको कैप्चर करना पड़ेगा, और उसको कब कैप्चर कर सकते हो, जब उनकी शिक्षा व्यवस्था को तो आप खत्म कर दो और आप अपनी शिक्षा व्यवस्था है वो लेके आ जाओ, ठीक है। यानी कि देखो आपको किताबों में जो पढ़ाया गया है या आपने जो पढ़ा है वही आपकी सोच बनी है, तो आप सोचो कि आपके सिलेबस में कुछ ऐसी चीज डाल दी जाए कि भाई हमारी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति को वो कमजोर दिखा देंगे, अपनी संस्कृति को ऊपर दिखा देंगे, तो हम उन लोगों को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। अब आपको किसी की अच्छाई नहीं पता तो आप बुराई करोगे ना उसकी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे बारे में किसने बोल दिया कि भाई सर तो ऐसे है, तो आपको तो मेरी दूसरी साइड पता ही नहीं है, तो आप तो मेरे बारे में बुराई सोचोगे ना। तो ऐसे ही उन्होंने भारत के साथ में किया था कि उस टाइम पे एजुकेशन बहुत कम थी, तो उन्होंने भारत की जो तस्वीर लोगों के सामने पेश की तो हमें भी बहुत इंफीरियरिटी होने लगी, तो उन्होंने ये हमारे दिमाग के साथ में खेला था गाइस, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं, जो बहुत सारे कमीशंस हैं, जो कमिटीज हैं वो यहां पे लेके आए थे, ठीक है। तो देखो उन कमीशन और कमिटीज को एक एक करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि भाई जो अंग्रेज लोग थे स्वतंत्रता पूर्व अवधि में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास के लिए भारत में उच्च शिक्षा के विकास का पता भारत में ब्रिटिश शासन की अवधि में लाया जा सकता है। अंग्रेजों ने कई समितियां और आयोगों के साथ साथ अधिनियमों को अधिनियमित और स्थापित किया, जिससे हम उनकी शिक्षा व्यवस्था को पढ़ सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला एक्ट आता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट में आपको दो तीन चीजें हैं जो बहुत अच्छे से याद रखनी। पहली चीज तो गाइस ये जो 1813 का जो एक्ट था ये अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एजुकेशन बीइंग मेड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। इस एक्ट से हम ट्रेस कर सकते हैं, इस एक्ट से हम पता लगा सकते हैं कि ब्रिटिश लोग ने यहां पे शिक्षा की पहल की
ऑल्दो उसके पीछे कारण हमें शिक्षित करना नहीं था, उनके अपने मोटिव्स थे, लेकिन उनकी पहली पहल के रूप में हम 1813 का चार्टर एक्ट देख सकते हैं। इस एक्ट में दो चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो, उन्होंने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए शिक्षा पर दिया, शिक्षा के लिए दिया, कि 1 लाख रुपए के लिए दिया। एक उन्होंने दोस्तों जो ईसाई मिशनरीज थे, जो मिशनरीज थे, उनको फ्री हैंड किया कि भारत में जाओ और आप भी ईसाई धर्म को प्रचार करो और उनको बोलो कि पहले तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद हम तुम्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली उनके दो मुद्दे थे। देखो, एक तो अपने धर्म का भी प्रचार उनको करना था और धर्म के प्रचार के लिए वो अंग्रेजी का सहारा ले रहे थे। मतलब आपको कोई बोले कि आपको देखो क्रिश्चियन धर्म बहुत अच्छा है, आप अंग्रेजी भी सीख लो, आपके बहुत काम आएगी, हिंदू धर्म तो बेकार है, मुस्लिम धर्म तो बेकार है, तो वो लोग यहाँ पे मिशनरी एक्टिविटीज में भी इंडल्ज हो गए। तो इस एक्ट में दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि 1 लाख रुपए उन्होंने शिक्षा के लिए दिया और मिशनरीज जो थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनको फ्री हैंड कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे एक तो देखो ये 1 लाख रुपए है, 1823 तक बंदों ने खर्च ही नहीं किया, है ना। 1 लाख रुपए दिया, एक तो इतना बड़ा अमाउंट दिया देखो उन्होंने, है ना, इतना कितना बड़ा अमाउंट है 1 लाख रुपए में, क्या क्या कितनी कॉलेज कितनी स्कूल बन गई होंगी। एक वो भी उन्होंने 1823 तक खर्च ही नहीं किया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि बेसिकली आपके दो एक्ट आते हैं जिनमें उन्होंने पैसे दिए थे। 1813 का जो एक्ट है उसमें उन्होंने दिया 1 लाख रुपए। एक 1904 का एक्ट आता है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, जिसमें उन्होंने दिया 5 लाख रुपए, 1 लाख प्रतिवर्ष, यानी कि 1 लाख पर ईयर के रूप में उन्होंने दिया। तो ये दो चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, कंफ्यूज मत करना एवरीवन। नहीं करोगे ना, अभी भी नहीं करोगे, मतलब भूलोगे नहीं ना, याद रह जाएगा। चलिए, तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से सबको याद रखना है। तो 1813 का एक्ट हो गया आपका। अब 1813 के बाद में मेन डेवलपमेंट क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं, है ना। तो ये हमने देख लिया। अब देखो 1813 के एक्ट के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सबको याद रखनी है। यहां पे क्या है, एक कॉलेज की स्थापना होती है 1813 में, कलकत्ता कॉलेज की। ठीक है। और ये कलकत्ता कॉलेज है, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ये हमारे राजा राम मोहन रॉय हैं, उनके द्वारा ये कलकत्ता कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इन वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेस। इसको भी नोट डाउन करो कि भाई 1817 में कलकत्ता कॉलेज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता कॉलेज की स्थापना है वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन रॉय को सब लोग जानते हो, राजा राम मोहन रॉय को हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो राजा राम मोहन रॉय है आपके, राजा राम मोहन रॉय, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। ठीक है। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार है वो भारत में किए थे। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, इन्होंने 1829 को 1829 में इन्होंने सती सिस्टम को क्या किया था, बैन किया था। सती को क्या कर दिया था इन्होंने, बैन कर दिया था। सती सिस्टम को क्या कर दिया था इन्होंने, बैन कर दिया था। तो इस चीज को आपको याद रखना है सब लोगों को। ठीक है। बंगाल में इनकी भाभी है जिनको सती कर दिया गया था, जिनको देख के ये बहुत विचलित हो गए थे और फाइनली उस टाइम पे विलियम बेंटिक हमारे भारत के गवर्नर हुआ करते थे और बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे।
और उनकी सहायता से उन्होंने सती सिस्टम को बैन किया। बस इतनी याद रखना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में दोस्तों 1817 हो गया। उसके बाद में जो मेन चीज आती है वो आपका एल्फिस्टोन रिपोर्ट आती है 1823 की। क्या आती है आपकी? एल्फिस्टोन रिपोर्ट आती है 1823 की, ठीक है। एल्फिस्टोन रिपोर्ट की मैं बात करूं तो इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूशन है वो अंग्रेजों के द्वारा सेटअप किया गया था 1834 में इन बॉम्बे, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। और एक आपको याद रखना है, इसी एल्फिस्टोन रिपोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट भी किया था, स्कूल सुपरवाइजर की पोस्ट क्रिएट की और ट्रेनिंग टू टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई। तो ये सारी चीजें किसमें बात की गई थी? ये आपकी बात की गई थी एल्फिस्टोन रिपोर्ट पे। एल्फिस्टोन रिपोर्ट कब आई थी? 1823। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आपसे कोई पूछे सोते हुए भी तो आपको पता होना चाहिए कि एल्फिस्टोन रिपोर्ट है वो 1823 में आती है। नाउ अब आपसे एक सवाल और आ सकता है कि भाई एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये भी तो पूछा जा सकता है ना। एल्फिस्टोन की स्थापना कब की गई थी? एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूशन की, तो इसकी स्थापना भी 1834 में की गई थी। तो इसको याद रखना, वो इसी रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। ओके एवरीवन, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई तो बता दीजिए सब लोग। अच्छा, आप शेयर वेयर नहीं करते हो क्या? सेशन को शेयर नहीं करोगे? एक बार शेयर कर दो यार बाकी लोगों के साथ में भी। कुछ लोग हैं जो अभी क्लास में नहीं आए हैं ना, शायद सो रहे होंगे या इधर उधर देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो उनको एक बार भेज दीजिए सब लोग, जिससे कि वो भी इस क्लास से जुड़ सके, उनको भी फायदा। उसके बाद में दोस्तों जो मेन चीज आती है वो आती है आपकी मैकोले की मिनट, लोड मैकोले की मिनट, लोड मैकोले की मिनट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अंग्रेजों को यहां तक तो ठीक था, अब अंग्रेजों को एक नया भूत सवार हो गया कि ये भारतीय लोग हैं, इनको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा। इनको और किसी माध्यम में हम शिक्षाएं नहीं देंगे, इनको इंग्लिश एजुकेशन ही दीजिए और इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाओ। उसके लिए दोस्तों ये गवर्नर थे ना विलियम बेंटिक, इन्होंने एक कमेटी गठित की मैकोले के अंडर, लॉर्ड मैकोले, ठीक है। और लॉर्ड मैकोले ने क्या बोला? लॉर्ड मैकोले ने बोला कि भारतीय लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ाई करेंगे आपकी। लेकिन इससे पहले इनकी एक क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी। लड़ाई किस किस के बीच में चल रही थी ये भी देख लीजिए। ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। अब देखो इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जो नॉन हिस्ट्री या नॉन ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। ओरिएंटलिस्ट वाले क्या बोलते थे कि भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति है या भारतीय जो भाषा है उनको बढ़ावा दो। ये क्या बोलते थे? नहीं, भारतीय कल्चर को बढ़ावा नहीं देना है, इंग्लिश एजुकेशन है उसको बढ़ावा दो। ये बोलते थे कि इनकी स्थानीय भाषाओं में इनको शिक्षा दो, भारतीयों को स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दो। ये बोलते थे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी तो इंग्लिश मीडियम में होगी, इंग्लिश ओनली, इंग्लिश मीडियम। अब ऐसा क्यों हो रहा था? अब ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग अपने बहुत ज्यादा चहीते थे तो अंग्रेजी ना दोनों, बट ये लोग क्या थे? ओरिएंटलिस्ट वाले लोग क्या थे? इनको ये डर था कि भाई अगर अभी हम भारतीय संस्कृति, भारतीय इनके साथ में छेड़खानी करेंगे तो ये लोग बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी सोच वाले लोग कौन कौन थे? विलियम जोन्स है वो ओरिएंटलिस्ट थे।
और ऐसी सोच वाले लोग कौन थे? मैकोले, लॉर्ड मैकोले, ये ऐसी सोच वाला आदमी था। आखिर में दोनों की बहुत लड़ाई होती है, वो चाटे वाटे मारते हैं एक दूसरे को, लेकिन लास्ट में जो जीत होती है वो आपको भी पता है वो किसकी होती है? इस लॉर्ड मैकोले की होती है। तो इस भाई साहब ने क्या किया? इस भाई साहब ने पहले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन की संसद में एक स्टेटमेंट दिया इसने कि मैं भारत में एक ऐसी ब्रीड तैयार कर रहा हूं, एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहा हूं जो सिर्फ हमारे वफादार रहेंगे, ठीक है, और उनका रंग देखने में, उनके अंदर जो ब्लड होगा, उनका जो खून होगा वो सिर्फ भारतीय होगा, लेकिन टेस्ट है वो पूरा का पूरा हमारा होगा। तो हमारी गाएंगे, हमारी बजाएंगे, ठीक है। तो ये बात है जो किसने बोली? इस मैकोले ने बोली। किसमें? मैकोले मिनट में, ठीक है। क्योंकि ये इंसान क्या करता था? हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, ठीक है, इसको डिफेक्टिव और क्या मानता था? अनहोली मानता था, ठीक है। तो पारंपरिक शिक्षा के बजाय अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने प्राच्य संस्कृति को क्या बोला? दोषपूर्ण और अपवित्र बताया। उसने बोला कि भाई यूरोपीय शिक्षा ही अच्छी है। तो ऐसे इंसान के साथ में क्या किया जाना चाहिए? आप बताओ, ऐसे इंसान के साथ में क्या किया जाना चाहिए? मैकोले जैसे के। बताओ। अच्छा, आप होते तो क्या करते उसका? आपको कोई बोले कि आपके सामने मैकोले को ला दिया जाए तो आप क्या करो? अब देखो इसकी और कलाकारी देखिए आप। एक तो इसने क्या बोला कि मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, दूसरी चीज क्या बोला कि मैं गरीब आदमियों को पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग हैं, जो अपर क्लास है, उसी को मैं पढ़ाऊंगा। एक चीज तो क्या बोली कि भाई सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में शिक्षा देनी है, बाकी कोई भाषा में शिक्षा नहीं देनी है। एक कि मैं सिर्फ अपर क्लास को और मिडिल क्लास को ही पढ़ाऊंगा, गरीब आदमियों को तो मैं पढ़ाने का ही नहीं पढ़ाऊंगा गरीब आदमियों को, ठीक है। तो इसने एक थ्योरी दी दोस्तों, और उस थ्योरी का नाम है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। उससे बात करते, ये देखो विक्की जी हैं जो इनसे बात करते, वाह, आप जब तक बात करते ना वो आपके एक चाटा मार के चला जाता है ना। देख नहीं रहे इसका नाम है लॉर्ड मैकोले। उसे संस्कृत सिखा देते, वो तो ओरिएंटलिस्ट ने सिखाने का प्रयास किया था उसे संस्कृत, लेकिन वो माना नहीं था। तो उसने क्या किया? देखो ऐसे लोग थे तभी तो वो यहाँ पे डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी देके चला गया, वरना तो उसकी हिम्मत थी कि वो देके चला जाए, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या दिया? डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? इसमें बोला कि जो अपर क्लास है यानी कि जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग को ही शिक्षा दीजिए, अपर क्लास एंड फ्यू मिडिल क्लास। इन्हीं को ही क्या करो आप? शिक्षित दो, इन्हीं को शिक्षा दो। बाकी जो गरीब लोग हैं, जो लोअर क्लास है, उनको ही अपने आप सिखा देंगे। जो निम्न वर्ग है उसको शिक्षा नहीं देनी। निम्न वर्ग है उसको शिक्षा नहीं देनी है, सिर्फ उच्च वर्ग को ही शिक्षा देनी है। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये मैकोले के द्वारा दी गई थी। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये मैकोले के द्वारा है, ये डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी दी गई थी, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना, ठीक है। तो उसने हमें क्या बोला कि हमें एक ऐसी क्लास, ठीक है, हमें एक ऐसी क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है। He wished to create a class of Indians who were Indian in color and blood but English in the taste and application.
ये था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है एवरीवन। इसके अलावा देखो 2-3 चीजें हैं इसमें, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है मैं आपको बता देता हूं। मैकॉली मिनट की बात करें तो आपको क्या क्या इसमें सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। मैकॉले मिनट्स, इसमें देखो एक तो इंग्लिश एज अ मीडियम, ठीक है, डाउनवर्ड डीएफटी जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है, एक नो मास एजुकेशन, ठीक है, ये याद रखना। एक दोस्तों इसका पॉइंट है फ्री इंग्लिश मटेरियल। इतना चालाक आदमी था कि बस पूछो मत, इसकी चालाकी तो देखो आप सब लोग। इसने क्या बोला कि जो इंग्लिश की किताबें आएंगी ना, जो इंग्लिश का स्टडी मटेरियल आएगा वो आपको फ्री में दे दूंगा, और जो हिंदी में आएगा वर्नाकुलर में आएगा वो फ्री में नहीं दूंगा। बताओ इतनी ज्यादती इसने की है। क्लियर? तो ये है आपकी मैकॉले की 1835 की मिनट, इसको याद रखना। अब इसी की आगे आपका एक एक्ट आएगा दोस्तों जिसको बोलते हैं वुड्स डिस्पैच एक्ट 1854 का। ठीक है, कौन सा एक्ट आएगा? वुड्स डिस्पैच आएगा 1854 का। अभी वुड डिस्पैच इसका नाम क्यों पड़ा है, वुड्स क्यों पड़ा है इसका नाम, कौन बताएगा? क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे ना वो थे चार्ल्स वुड। ठीक है, तो चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच है वो तैयार किया शिक्षा पर। ठीक है, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर उसने क्या किया, एक डिस्पैच तैयार किया। तो चार्ल्स वुड ने भारत के लिए शिक्षा प्रणाली पर एक डिस्पैच तैयार किया, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माने जाने वाला यह दस्तावेज भारत में शिक्षा की प्रसार की पहली व्यापक योजना थी। ये डायरेक्ट आपके उठ के आएगी ये लाइन। ठीक है, डायरेक्ट आपकी लाइन है वो उठ के आ सकती है सीधा का सीधा, कि भारत में शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए पहला एक्ट कौन सा था। तो चार्ल्स वुड एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहला व्यापक दस्तावेज था दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इसलिए बोला जाता है गाइस, क्यों बोला जाता है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन? ये सवाल एक बार पूछा गया था। ठीक है, आपके एग्जाम में एक बार ये सवाल पूछा गया था कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा मुझे? वाई मैग्ना कार्टा, इसको मैंने मैग्ना कार्टा क्यों बोला? मैग्ना कार्टा इसलिए बोला गाइस क्योंकि इसमें प्राइमरी एजुकेशन से लेके, ठीक है, और हायर एजुकेशन तक की बात की गई थी। ठीक है, और भारत में शिक्षा के व्यापक प्रसार की पहली योजना थी। साथ में दोस्तों वुमेन एजुकेशन के लिए भी इसमें बात की थी, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, एग्जैक्ट सवाल मैं आपको बताऊंगा भी। सवाल क्या पूछा गया था इसमें? ऐसा पूछा गया था कि ऐसा पहला कौन सा सरकार का कदम था जिसमें पहली बार महिला शिक्षा के लिए सरकार ने कदम उठाए। पहली बार महिला शिक्षा के लिए सरकार ने जो कदम उठाए थे वो आपके चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने उठाए थे। वुड्स का जो डिस्पैच था इसी ने महिला शिक्षा के लिए पहली बार कदम उठाए थे गाइस। ना इसके अलावा गाइस हम बात करें तो 1857 में इसने 3 यूनिवर्सिटी सेटअप करने की भी सिफारिश दे दी। ठीक है, दे तो पहले दी थी लेकिन सेटअप हुई थी 1857। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी कलकत्ता में, एक यूनिवर्सिटी बॉम्बे में, एक यूनिवर्सिटी मद्रास में। ठीक है, तो इसने बोला कि भाई 3 यूनिवर्सिटी हैं वो सेटअप कर दीजिए आप। 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स होते थे अपने उस टाइम पे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। बोला कि हर प्रेसिडेंसी टाउन में एक एक आप यूनिवर्सिटीज है उनको क्या कर दीजिए, सेटअप कर दीजिए। ठीक है जी, तो इसको आपको
जरूर याद रखना है। अब इसने बोला कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं गाइस, ठीक है, इनके अलावा जितने भी आपके जो प्रोविंसेस हैं, जितने भी आपके प्रांत हैं, उनमें शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उसको भी सेटअप कर दो। तो आपसे एक सवाल और आ सकता है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा दस्तावेज था या ऐसी कौन सी आपका एक्ट था जिसमें जितने भी प्रांत हैं उन सब में शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई गाइस। तो ये कौन सा है आपका, ये आपका वुड डिस्पैच है गाइस, ठीक है, ये याद रखना। अब एक सवाल और पूछा गया था यहां से, 2-3 सवाल है देखो यहां से। इसमें पूछा गया कि किस मॉडल पे, तो ऑन द लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल ये तीनों यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करनी थी, ऑन द लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल, ठीक है, ये याद रखना। एक दोस्तों एक सवाल पूछा था, कल भी किसी ने पूछा था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा नाम, जूही ने पूछा था कि सर ये जो यूनिवर्सिटीज थी इनकी कोई लिमिट थी क्या, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इसका मतलब कि क्या सिर्फ कलकत्ता वाले यहाँ पे पढ़ सकते थे या बॉम्बे वाले या मद्रास वाले? तो देखो उसका आंसर, मैं दोबारा से मैंने उस क्वेश्चन को देखा तो उसका आंसर क्या है आपका कि इसकी कोई एरिया वाइज लिमिट नहीं थी, है ना, एरिया वाइज इसकी कोई लिमिट नहीं थी। यही क्वेश्चन था जूही आपका, एक बार मुझे कंफर्म करके बताओ। तो एक तो ये सवाल पूछा गया था पिछली बार, एक आपका ये सवाल पूछा गया था ऑन द बेस्ड ऑफ लंदन मॉडल, ठीक है, तो लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे थे ये, है ना, तो ये आपको याद हो गया, ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी बन गई अपनी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। अब एक सवाल और आता है कि इसमें से भी जो पहला यूनिवर्सिटी था वो कौन सा था, तो वो था आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इसमें से भी पहला यूनिवर्सिटी था आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी था, ठीक है, तो याद रखना। इसके साथ में दोस्तों एक आपका इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि ये जो वुड डिस्पैच है इसमें पहली बार आपको ग्रांट इन एड की व्यवस्था की गई। जो आपका वुड्स डिस्पैच था, पहली बार इसमें अनुदान प्रणाली की शुरुआत की गई, अनुदान प्रणाली की शुरुआत की गई इसमें, ठीक है, अनुदान प्रणाली की इसमें क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसको हम बोलते हैं ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड। ये सवाल कहां पे पूछा गया था आपको पता है? ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स, आईएएस की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था, डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट सीधा क्या पूछ लिया गया कि वुड डिस्पैच है, मतलब ऐसा कौन सा एक्ट है शिक्षा व्यवस्था में जहां पे अनुदान प्रणाली की शुरुआत हुई। देखो एक यूपीएससी का क्वेश्चन और बताता हूं जो आप कर दोगे, अगर आपने मेरी क्लास ली है तो फटाफट से कर दोगे। उसमें क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की, किसने की, कब की और क्यों की, बताओ। अगर मेरे स्टूडेंट होंगे तो सब बताएंगे, जल्दी बताओ। सर आज पहली क्लास है, नहीं पहली क्लास क्यों होगी, इससे पहले बहुत सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। देखो वुड डिस्पैच नहीं है, नहीं, गलत बात, गलत बात। कब की थी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। देखो ध्यान से सुनना, स्थापना किसने की, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। कब की, 1800 में की, क्योंकि फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, याद रखना इसको, ये सवाल भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का है। देखो अब
कितने सवाल आते हैं। आप यूपीएससी प्री में भी ये सवाल कर सकते हो, हायर एजुकेशन में तो कर ही सकते हो, नेट के तो कर ही सकते हो। नेट एग्जाम वैसे इतना भी हल्का नहीं है जितना आप समझते हो ना, बहुत अच्छा एग्जाम है, ये याद रख लेना आप सब लोग। ओके, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद में हम बात करें गाइस कि यहां पे, अच्छा अभी आईएएस की ट्रेनिंग कहां पे होती है एट प्रेजेंट में? जो आईएएस सेलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहां पे होती है, कौन बताएगा मुझे? अभी जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहां पे होती है? अभी जो यूपीएससी से लोग सेलेक्ट होके जाते हैं उनकी ट्रेनिंग कहां पे होती है? उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहां पे होती है? लबाशना में होती है। कहां पे होती है? लबाशना, मसूरी में होती है उनकी ट्रेनिंग, होती है ना लबाशना मसूरी। बहुत रील्स आती हैं, आप देखते भी होंगे सब लोग, है ना, बहुत सारी रील्स आती हैं, बहुत ट्रेंड में रहता है ये हमेशा, मसूरी। आप ऐसे कितने लोग हैं जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, यानी जिनका सपना है कि वो आईएएस बनेंगे? कितने लोग हैं? यूपीएससी एस्पिरेंट कितने हैं आप में से? या सिर्फ आपका एक ही सोल गोल है कि जेआरएफ क्लियर करना है? ऐसे मत बताना, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, कोई जेन्युइन एस्पिरेंट है तो जरूर बताना मुझे, है? ओके ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक दो चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अभी नहीं, पहले था, नहीं, गोल को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। जब तक सांस है तब तक यूपीएससी देना चाहिए, बाकी तैयारी करते रहो, है ना, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे बैथ्यूम स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे बैथ्यूम स्कूल है जो जेडी बैथ्यूम के द्वारा 1839 में क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था, और ये फर्स्ट स्कूल था टू एजुकेट द वुमेन। इसको याद रखना। एक दोस्तों एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जो सेटअप किया गया था आपका पूसा बिहार में, और एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रुड़की में सेटअप किया गया था, और ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ही आईआईटी रुड़की है दोस्तों। भारत का पहला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यही है, और ये क्या है? आईआईटी रुड़की के नाम से आज फेमस है। आईआईटी रुड़की के नाम से क्या है? ये फेमस है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा सर, ठीक है एवरीवन, इतनी बात समझ में आई तो ये याद रख लेना। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है 1882 में, ठीक है, 1882 में दोस्तों आपके कमीशन की गठित होता है, एक कमेटी बनती है आपके डब्ल्यू हंटर के नेतृत्व में, है ना। और ये आया क्यों था? क्योंकि वुड डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए आया था। 1854 का जो आपका वुड डिस्पैच था, इसको रिव्यू करने के लिए आपका आता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि 1854 का जो एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए कौन सा एक्ट आया था, तो आप बता देंगे कि हंटर आयोग। हंटर आयोग है वो क्यों आता है? 1854 के जो आपका वुड डिस्पैच था इसको रिव्यू करने के लिए। अब दोस्तों इसमें मेन चीज क्या थी? इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखना है। पहली चीज, हंटर एजुकेशन कमीशन है, हंटर एजुकेशन कमीशन recommended that responsibility for primary education must be given to local and municipal boards। याद रखना इन्होंने क्या बोला कि प्राथमिक शिक्षा की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो लोकल एंड म्युनिसिपल बोर्ड को दे दी जानी चाहिए। पहली चीज याद रखना। दूसरी चीज, इन्होंने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए बोला कि ग्रांट इन एड है वो भी प्राइवेट प्लेयर्स को देना चाहिए, अनुदान देना चाहिए। एक इसने जो फीमेल एजुकेशन है उसके लिए भी बोला कि भाई अभी देखो प्रेसिडेंसी टाउन है वहां, तो आपने यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश कर दी। अब जो लड़कियां हैं उनको लोग घर से बाहर भेजते नहीं, आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी गर्ल्स स्टूडेंट को कि जब पढ़ने जाते हैं तो बाहर नहीं भेजा जाता होगा। तो डब्ल्यू हंटर की रिपोर्ट ने भी ये बोला कि गर्ल्स को अपने उनके जो पेरेंट्स है वो बाहर नहीं भेजते हैं भाई,
इनके लिए भी उनके टाउन में ही आप कुछ ना कुछ हायर एजुकेशन की व्यवस्था कीजिए। तो भाई सरकार ने इनकी बात मान ली और सरकार ने 2 और यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्टैब्लिश की, ठीक है, इसी टाइप पे, ठीक है। एक तो 1882 में, ठीक है, एक 1887 में, ठीक है। 1882 में हम देखते हैं आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है और यहां पे आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। यहां पे आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्या होती है, स्थापना होती है ना। क्लियर एवरीवन, आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी जल्दी, ठीक है, एक बार कमेंट थम्स अप करके बताओ तो कि इतना क्लियर है जितना मैंने आपको बताया है वो, या नहीं है तो भी बता दो। एक दोस्तों है ना, टीचिंग कम एग्जामिनेशन, ये हमने बता दिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1882 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1887 में आपकी होती है इसी टाइप में, ठीक है। तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात ऐसी है कि ये टॉपिक तो आज कंप्लीट हो नहीं पाया, ठीक है, इसको कल भी कंटिन्यू करना पड़ेगा हमको, तो बाकी चीजें हैं वो कल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। कल हम जो शुरुआत करेंगे वो आपका 1902 का जो और 1904 का जो यूनिवर्सिटी एक्ट है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट से कल हम शुरू करेंगे और कल का सेशन आपका प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा, तो कल हम एमसीक्यूज भी कर लेंगे। ओके जी, कल प्रैक्टिस सेशन रहेगा तो एमसीक्यूज भी कर लेंगे और यहां से कल की शुरुआत करेंगे। तो आप में से किस किस को ये क्लास पसंद आई है, अगर आपको बेनिफिट कर रही है तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने विजन जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, विजन जेआरएफ जो यूट्यूब चैनल है मेरा,